मतलब ये हो गया कि अगर मैं कम परचेज करूं, मेरा ऑर्डर साइज अगर कम हो, अगर मैं 500 यूनिट्स करके परचेज करूं, फिर तो इसका मतलब ये है मेरे को 20 बार परचेज करना पड़ेगा और 20 बार क्या इनकर्ड होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर कम परचेज करते हैं तो फिर कौन सी कॉस्ट ज्यादा रोल प्ले कर रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम कम परचेज करते हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। और अगर हम ज्यादा परचेज करते हैं फिर मेरी कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है? कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। करके बात फॉलो मेरी। अगर मैं कम परचेज करता हूं, ठीक है, फिर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर मैं ज्यादा के बारे में सोचता हूं कि चले यार आप ऐसे करते हैं, एक ऑर्डर में माल नहीं मंगवाते, ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि बार बार ऑर्डर्स में माल नहीं मंगवाते क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, एक ऑर्डर में ही मंगवा लेते हैं। तो एक ऑर्डर में मंगवा लो, एक ऑर्डर में इकट्ठा माल मंगवाओगे तो फिर कैरिंग कॉस्ट जान नहीं छोड़ रही, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो मतलब ये हो गया, कम ऑर्डर मंगवाएं तब चक्कर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है, बार बार ऑर्डर देने पै रहे हैं। ज्यादा मंगवा लवा ता इशू है, क्योंकि फिर कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। फिर क्या, कैसे मंगवाएं हम ऑर्डर साइज? लड़ाओ जरा दिमाग, यहां पे कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब कैसे मंगवाएं हम उस लेवल पे गुड्स मंगवाएंगे जिस लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1 रुपया ज्यादा ना पड़े, कैरिंग कॉस्ट भी 1 रुपया ज्यादा ना पड़े। तकड़ी में हम तोलेंगे, दोनों साइड बराबर हो। जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को 2000 पड़ी तो कैरिंग कॉस्ट भी 2000 पड़े। तो एक ऐसा लेवल होना चाहिए जिदे च ऑर्डरिंग कॉस्ट भी वध ना पवे ते कैरिंग कॉस्ट भी वध ना पवे। एक ऐसा लेवल जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएं। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कैरिंग कॉस्ट को बनाने की बात करता हूं तो फिर कौन इंक्रीज हो रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता हूं तो कौन सी कॉस्ट इंक्रीज होती है? कैरिंग कॉस्ट। ये तो बड़ा चक्कर है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को सेम लेवल पे रखते हैं। पेरेंट्स होते हैं ना, दोनों बच्चों को सेम लेवल पे रखते हैं कि अगर कैरिंग कॉस्ट 5000 है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 5000 हो, अगर कैरिंग कॉस्ट 10000 है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 10000 हो। 1 रुपया भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा ना हो कैरिंग कॉस्ट से, 1 रुपया भी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा ना हो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, दोनों सेम लेवल पे हो जाएं। जिस टाइम ये दोनों सेम लेवल पे हो जाएंगे उस लेवल को बेटे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल इज दैट लेवल वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू द कैरिंग कॉस्ट। ना मेरे को 1 रुपया बर्डन ऑर्डरिंग कॉस्ट का ज्यादा पड़े, ना 1 रुपया बर्डन मेरे को कैरिंग कॉस्ट का ज्यादा पड़े। उस लेवल पे जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्विवेलेंट हो जाएं, दैट इज माय इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल क्वांटिटी। जहां पे मेरे को 1 रुपया भी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं इनकट करनी, फालतू इनकट करनी पड़ी, 1 रुपया भी कैरिंग कॉस्ट का भी फालतू नहीं इनकट करना पड़ा, दोनों सेम लेवल पे आ जाएं, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल ही हमारा ऑर्डर साइज है जिसको मैंने परचेज करना है। ये है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल, क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये ऑर्डर्स पे बेस्ड है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है जो आपकी परचेजेस पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इज ए लीस्ट पॉसिबल। सबसे मिनिमम कॉस्ट किस लेवल पे होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल पे। इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल इज दैट लेवल वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज लीस्ट पॉसिबल और मिनिमम। कॉन्सेप्ट समझ लग गया होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप कम ऑर्डर्स में माल मंगवाते हो फिर आपको माल ज्यादा मंगवाना पड़ेगा, और ज्यादा मंगवाओगे तो फिर कैरिंग कॉस्ट आपको ज्यादा इनकट करनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा ऑर्डर्स में माल मंगवाते हो फिर आपको ऑर्डर्स ज्यादा मंगवाने पड़े, जिस कारण आपको कौन सी कॉस्ट पड़ी? एक्स्ट्रा कौन सी कॉस्ट पड़ गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कम ऑर्डर मंगवाएं तब कैरिंग कॉस्ट पीछा नहीं छोड़ रही, अगर हम ज्यादा ऑर्डर्स में मंगवाएं फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पीछा नहीं छोड़ रही। फिर एक ऐसा लेवल फिक्स कर लेते हैं ना जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए, और उसी लेवल को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स, और ये सबसे लीस्ट कॉस्ट लेवल होएगा कि इस लेवल पे आप इतनी गुड्स मंगवा लो, दैट्स ऑल, क्योंकि आपके ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी,
ठीक है बेटे, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये समझ लग गया होगा। अब हम इसकी चलते हैं आगे डेरिवेशन। हाँ जी बेटे, अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्विवेलेंट किसके होनी चाहिए? कैरिंग कॉस्ट के, ठीक है। और जिस लेवल पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगी वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल, क्वांटिटी लेवल होएगा, ठीक है। मतलब उस लेवल पे हमें अपनी गुड्स का ऑर्डर देना है और हमें उस पे अपनी गुड्स जितनी भी वो इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल हमें बोलेगा कि अगर 500 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, 1500 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, तो जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल हमें बोलेगा हमने वो यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? लो जी, अब हम ऐसे करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को ना मैं डोनेशन देता हूं ओ की, ठीक है, कि मेरे को थोड़ा सा ना समझाना आसान हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को मैंने नाम दिया है ओ का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने एक यूज की है, ठीक है, ओ। तो दैट इज ए ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब जब भी मैं ओ ही वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट पर एनम को हम यहां पे यूज करते हैं आई, ठीक है। यहां पे मैं इसको यूज करता हूं, आई यूज करता हूं, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है। आई यूज कर लो, सी यूज कर लो, दैट इज नॉट ए बिग इशू, ठीक है। कुछ बुक्स में सी यूज करते हैं, आप चाहे सी यूज कर लो, ये तो हमने अपनी तरफ से अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ हो गया, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर एनम को मैंने आई यूज कर लिया, दैट इज ए कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना जरा सारी डेरिवेशन। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ कैसे कैलकुलेट होने हैं, मैंने समझाया था अभी पीछे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट होने हैं? जो भी कंजम्पशन होएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे को क्या करना है? ऑर्डर साइज। मैंने समझाया था ना आपको कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, मतलब ये हो गया अगर मेरे को 10,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, और 500 मेरा ऑर्डर साइज है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए? 20 ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो कंजम्पशन को मैंने सी की डोनेशन दी है और ऑर्डर साइज हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऑर्डर साइज है कि हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट जो हो जाए मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल, मतलब कितने यूनिट्स का मेरे को ऑर्डर देना है, ठीक है, जिससे मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, लीस्ट हो जाए। तो ये ऑर्डर साइज ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट हुए? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ओ, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, ठीक है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उसको मैंने ओ का नाम दे दिया। अच्छा, इक्विवेलेंट टू, ये सारी कंसेप्ट की हम उस डिस्कशन से ही हम अपनी डेरिवेशन निकालेंगे। इक्विवेलेंट टू, अब कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब देखो, जो रखने की कॉस्ट होती है, गुड्स को रखने की कॉस्ट है, जरूरी नहीं ना होता कि वो गुड्स सारी पूरा साल पड़ी रहेंगी। अब ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट देखो क्या है? पर एनम, ठीक है ना, पर एनम है। ऐसा थोड़ी होता है किसी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने अगर 50,000 की गुड्स खरीदी तो आपने पूरा साल 50,000 की गुड्स को छेड़ना ही नहीं। उसमें से जैसे जैसे रॉ मटेरियल आपका कन्वर्ट होता रहेगा फिनिश में, और रॉ मटेरियल आता रहेगा, फिर पुराना रॉ मटेरियल यूज होता रहेगा, तो अब हौली हौली उसको आप यूज करना शुरू कर दोगे, उससे आप अपनी कंजम्पशन शुरू कर दोगे, आप गुड्स को बनाना शुरू कर दोगे। तो कई बार गुड्स ज्यादा हो जाती हैं, कई बार गुड्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। मतलब ये कोई जरूरी आज 50,000 की परचेजिस हुई, ठीक है ना, हो सकता है मेरे को हफ्ते 10 दिन बाद 40,000 की परचेज करनी है, फिर हफ्ते 10 दिन बाद मेरे को 80,000 की परचेज करनी पड़े, हफ्ते 10 दिन बाद मेरे को 10,000 की परचेज करनी पड़े। तो ये कांस्टेंट नहीं होता कि ये पर एनम आपके पास एक फिगर की गुड्स की परचेजेस की कॉस्ट इनकर्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कैरिंग कॉस्ट है, ये तो रखने की कॉस्ट है। कई बार गुड्स ज्यादा पड़ी होती हैं तो ये कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इसको रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करना शुरू करते हो तो ये रॉ मटेरियल कम होना शुरू हो जाता है, ये कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिर आप और परचेज करते हो, फिर रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, फिर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ परचेजेस होती है ना, इसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये होता है कि यहां पे मेरे को ना एवरेज परचेजेस उठानी होती है, हम एक फिक्स्ड परचेजेस नहीं उठा सकते, हमें एवरेज परचेजेस उठानी होती। क्लियर हो रही चीज? अब वो एवरेज परचेजेस कैसे निकलेंगी? हम किसी भी चीज की अगर एवरेज परचेजेस निकालें, जैसे मैं ये देखूं कि मेरे पास जो मेरी परचेजेस हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर एवरेज निकालनी हो तो ओपनिंग स्टॉक
जो मेरे बिगनिंग पे पड़ा हुआ था प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा लास्ट पे पड़ा हुआ था। तो अगर मेरे को किसी की एवरेज निकालनी है, ठीक है ना, तो मैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस की बात हो रही है। मान लो आपके पास 30,000 का स्टॉक ओपनिंग पड़ा हुआ है, 50,000 का क्लोजिंग पड़ा हुआ है, 30 और 50 कितना हो गया 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा 2, तो ये एवरेज आ जाएगी। क्योंकि एवरेज करनी हो तो जितने ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, ऊपर जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो मतलब हमें यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं है कि हमने कितनी यूनिट्स को अपने वेयर हाउस में रखना है, स्टोर करना है, जिसके ऊपर हमें कैरिंग कॉस्ट पड़नी है। कभी ये गुड्स बढ़ जाती हैं, कभी ये गुड्स डिक्रीज हो जाती हैं, तो फिर हम एवरेज उठाते हैं और एवरेज के लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 ऐसे एवरेज होती है। अब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, या वैसे भी बिजनेस में एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कभी भी ये नहीं मानते कि हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो जी कि ये मार्कर्स बनाने का काम है, ठीक है, और आपका ये जो मैंने वो पकड़ा हुआ है, चौक होल्डर पकड़ा हुआ है, ये चौक होल्डर बनाने का आपका काम है। मान लो आपने ये 500 चौक होल्डर्स बना दिए। कभी भी कोई बिजनेसमैन ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचे? हर एक बिजनेसमैन ये कहता है कि यार मैं शाम को फ्री होके जाऊं, मेरा सारा स्टॉक बिक जाए। एक फ्रूट्स शॉप वाला ही है, या एक वेजिटेबल जो रेडिये वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, क्या वो जब गुड्स को परचेज करते हैं क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास क्लोजिंग स्टॉक बचे? उनकी तो कोशिश यही होती है शाम तक कि यार साड़ी रेडी तो वेली हो जाए, असी सारी फ्रूट सारी वेजिटेबल्स बेच दी। तो बिजनेसमैन कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे को कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचे। बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि जो मैं परचेज करूं वो सारा बिक जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर ये क्लोजिंग स्टॉक की जो एक्सपेक्टेशन है ना, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्री डिटरमाइंड अकाउंटिंग। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन ना नील के बराबर रखते हैं कि मैं क्लोजिंग स्टॉक मानूंगा ही नहीं यार मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचना है। मैं तो ये मानूंगा जो परचेज करूंगा वो सारा सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होएगा फिर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होएगा। तो फिर इसका मतलब की होएगा, फिर इतने होएगा जो ऑर्डर साइज है, मतलब जो असी परचेज करांगे साड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने उसी टाइम या उसी साल में ही उसको क्या कर देना, सेल कर देना। नो ओपनिंग स्टॉक। अच्छा पहले ओपनिंग स्टॉक ऐसे नहीं सोचना ओपनिंग स्टॉक नहीं होएगा, क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन नहीं होएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन खत्म होती है तो फिर ओपनिंग की भी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखने की बजाय हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर साइज, ठीक है, कि जो मैं ऑर्डर्स परचेज करूंगा, जो भी मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा वो मेरा साथ की साथ ही बिक जाएगा और उसी की ही मैं एवरेज उठाऊंगा, ठीक है। ये मैंने पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्यों समझाया, क्योंकि मेरे को एक एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था डिवाइडेड बाय 2 वाला, इसलिए मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया। बट एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जिस कारण ओपनिंग भी नहीं होएगा और हमारा ऑर्डर साइज ही यहां पे रोल प्ले करेगा। इसका मतलब ये हो गया जी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस को हम ये लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, देखो दोबारा बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ परचेजेस हमेशा फ्लक्चुएशंस में है। फ्लक्चुएशंस होने के कारण हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। कभी गुड्स ज्यादा पड़ी हैं, कभी गुड्स कम पड़ी हैं, कभी 50,000 पे खर्चा हुआ है, कभी 80,000 पे है, कभी 10,000 पे है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को एवरेज उठानी पड़ी। एवरेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ठीक है ना, तो उससे ओपनिंग की भी खत्म हो जाती है। वो क्यों खत्म होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हम परचेज करेंगे, जो हम ऑर्डर साइज परचेज करेंगे वही बिक जाएगा। तो इसलिए फिर यहां पे क्या बन गया, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय क्यों हुआ, क्योंकि एवरेज उठाई। एवरेज कैसे उठाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, मैंने मीन उठाया बस, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन कैरिंग कॉस्ट पर एनम, वो मेरा क्या हो गया आई, ठीक है। दिस वन इज माय कैरिंग कॉस्ट, चाहे आप इसको सी की डोनेशन दे दो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आई की डोनेशन दे दी, दिस वन इज माय कैरिंग कॉस्ट। हम ऐसे करते हैं यहाँ पे सी की डोनेशन ही दे देते हैं कि थोड़ा सा वो सिमिलर सा वर्ड है कि समझाना भी मेरे को आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको आई यूज करते हैं तो इसलिए मैं भी आई यूज करता था। चलो हम सी की डोनेशन, सी की डोनेशन ना मैं इसलिए नहीं देता यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन भी सी है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं आई यूज करते हैं, ठीक है।
क्योंकि वहां पे कंजम्पशन भी सी है ना, फिर सी भी दोनों मिसमैच जो मतलब सिमिलर से बन रहे हैं वो, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये हो गया जी कि मैंने ये अब यहां तक आपको पहुंचा दिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 2 का मल्टीप्लीकेशन ऐसे यहां पे करता हूं, तो ये कितना बन गया 2CO। ये 2 इधर आ गया ना, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया 2CO, ठीक है, और ऑर्डर साइज को मैं यहां ले जाता हूं, दैट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2CO इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑर्डर साइज का स्क्वायर हो गया। ऑर्डर साइज एक पहले था उधर, एक ऑर्डर साइज और आ गया, तो ये ऑर्डर साइज का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया आई मतलब हमारा क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। यहां तक होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, 2CO, ठीक है, ये आई यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये आई यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई, और इधर क्या रह गया जी, ऑर्डर साइज और उसका क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर साइज का स्क्वायर। अब इसको आगे चलते हैं हम। ऑर्डर साइज का स्क्वायर अगर इधर आएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स में एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय आई, तो ये बेटे स्क्वायर रूट में आ गया, क्योंकि अगर ये स्क्वायर अगर इनवर्स साइड पे जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो यहां पे आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर साइज की कैलकुलेशन कैसे हुई, ऑर्डर साइज हमें कैलकुलेशन कैसे हुई, 2CO डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर रूट। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। सीधा बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं EOQ इक्वल्स टू 2CO डिवाइडेड बाय आई रूट। मैंने अब आपको यह समझाया है कि वो कैसे बना। ये फॉर्मूलेशन जो है ना, ये मैंने आपको सिखाई है, और यही ऑर्डर साइज हमारा क्या होता है, यही तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल ये क्यों है, क्योंकि इस लेवल पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्विवेलेंट है, कैरिंग कॉस्ट के। तो इसीलिए जो EOQ का फॉर्मूला जो बच्चे क्रैम करते हैं, वो ये क्रैम करना शुरू कर देते हैं 2CO डिवाइडेड बाय आई और उसका रूट। और ये मैंने आपको डेरिवेशन के थ्रू सारा समझाया कि वो रूट भी क्यों आया और जो सारी कैलकुलेशन का रीजन क्या था, ये फॉर्मूला कैसे बना जी। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी कैसे बना। फॉर्मूले की बैकग्राउंड पे भी तो कोई कॉन्सेप्ट था ना जिसने ये फॉर्मूला बनाया। तो उसके लिए मेरे को पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट समझानी पड़ी, कैरिंग कॉस्ट समझानी पड़ी, फिर उसके बाद मेरे को ये समझाना पड़ा कि इसको इक्विवेलेंट क्यों रखना है, क्योंकि ना मैं ये ज्यादा खर्चने के लिए रेडी हूं, ना मैं ये ज्यादा खर्चने के लिए रेडी हूं, तो मैं इक्विवेलेंट लेवल पे चाहता हूं। तो इक्विवेलेंट लेवल पे लेके आने के लिए मेरे को EOQ लेवल ऐसे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। मतलब हमें एग्जाम में वो पूछेगा कैलकुलेट EOQ, तो हमने ये अप्लाई करना है 2 मल्टीप्लीकेशन कंजम्पशन मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो रूट करूंगा मैं, EOQ आ जाएगा। अब वो EOQ क्यों ऐसे आया वो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन में एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसमें अब देखो जरा फॉर्मूलेस कैसे बनने शुरू होंगे। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, फॉर्मूलेस तो वो खुद बनाता है वहां पे। तो ये देखो, ये EOQ हो गया। अगर मेरे को कोई ये पूछे कि भाई साहब आप बताओ जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में क्या इशू है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये तो हम 1000 बार कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला मैंने, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ठीक है ना। जो मेरी एनुअल कंजम्पशन होएगी, जो हमारी 1 साल की एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड होएगी, ठीक है, उसको मैंने डिवाइडेड बाय किससे कर देना है, ऑर्डर साइज से। और ऑर्डर साइज हमारा क्या है, अब हमारा ऑर्डर साइज क्या है बोलो, ये EOQ ही तो बेटा हमारा ऑर्डर साइज है। इस EOQ को ही तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर साइज। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना है एग्जाम में, EOQ, दैट इज ए ऑर्डर साइज। जब ऑर्डर साइज निकल आएगा फिर मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। तो जो एनुअल कंजम्पशन होएगी, एनुअल कंजम्पशन ये है, ठीक है ना, ये C मेरी एनुअल कंजम्पशन है, इसको मैं C से भी बोल सकता हूं, दिस वन इज द एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय मेरे को क्या करना है, ऑर्डर साइज, और ऑर्डर साइज हमारा क्या है, EOQ। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ।
ठीक है, मतलब C डिवाइडेड बाय EOQ, दिस वन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है ना, यहीं से देखो ना सारे फॉर्मूलेज बन रहे हैं। अगर मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, अगर बेटे मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो तो बताओ जी मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगा। लो जी बताओ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैसे निकाली मैंने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये मेरा थर्ड फॉर्मूला अब रेडी हो गया। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यही कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप उसको समझो, उसके बाद तो सभी कुछ ही उसके अंदर आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट वन, मैंने कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट आपने ये नहीं अप्लाई करना, कैरिंग कॉस्ट ये है हमारा। ठीक है, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट है। मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ी, अगर मेरे को बेटे क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ी तो वो मैं कैसे निकालूंगा। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज क्या है मेरा, EOQ। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लीकेशन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। दिस वन इज द कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डर साइज का मतलब अब क्या है, EOQ लेवल। ठीक है, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लीकेशन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। अच्छा, अगर मेरे को कोई पूछे कि हाँ जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, ठीक है, कि मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट या खाली वेरिएबल कॉस्ट पूछ ले वो मेरे से, तो बड़ा सिंपल है जी। ये जो आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली है, ठीक है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को हम बेटे प्लस कर देंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो भी आपने निकाली है, ठीक है, प्लस उसमें क्या कर दो, कैरिंग कॉस्ट। ये आपकी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी के बीच में से ये सारे फॉर्मूलेस बन गए। बच्चे हाथ रख के जब ये फॉर्मूलेस को याद करते हैं तब मेरे को हर्ट होता है कि यार इस बच्चे का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी करेगी। वेरी का मतलब क्या है, जिसमें चेंजेस होने हैं। ठीक है ना, नंबर ये किस बेसिस पे चेंज होती है, ऑर्डर्स के बेसिस पे, तो इसका मतलब ये वेरिएबल हुई। ये किस बेसिस पे चेंज होती है, आपकी गुड्स की परचेजेस पे। ज्यादा परचेज करोगे तो ज्यादा रखने की टेंशन है, कम परचेज करोगे तो कम रखने की टेंशन है। तो ये कॉस्ट हमारी गुड्स की परचेजेस के रखने की है। ठीक है ना, तो जो दोनों ही वेरिएबल है, फिक्स थोड़ी है कोई। ज्यादा ऑर्डर परचेज करोगे ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट पेगी, घट ऑर्डर परचेज करांगे घट ऑर्डरिंग कॉस्ट पेगी। ज्यादा परचेज करांगे, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा पेगी, तो जे घट परचेज करांगे कैरिंग कॉस्ट घट पेगी। तो वे दोनों ही वेरी है ना, वेरी चेंज हो रही है। ठीक है ना, आउटपुट के बेसिस पे चेंज है, परचेज मतलब कंजम्पशन के बेसिस पे चेंज है, तो इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो रही है जी बात मेरी। और इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल क्वांटिटी कौन सा लेवल है, अगर आपको कोई पूछे, इस लेवल पे इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल पे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होएगी वो किसके इक्विवेलेंट होएगी, कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये हो गया कि अगर आप EOQ लेवल पे गुड्स को मंगवा रहे हो, अगर आपकी बेटे ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज है विदाउट एनी कैलकुलेशन, चाहे आप कैलकुलेशन करके भी देख लेना, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 1000। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, 1 रुपया भी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 है तो कैरिंग कॉस्ट भी 1000 है। मैं आपको क्वेश्चंस में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि EOQ लेवल इज दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज लीस्ट पॉसिबल। मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, और हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो सबसे कम होगी। और इट इज द बेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी परचेज लेवल। मतलब दिस वन इज द इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल इज द बेस्ट क्वांटिटी परचेज लेवल, कि इस लेवल पे अगर वो मेरे को जितनी गुड्स बोले मेरे को उतनी ही परचेज कर लेनी चाहिए। अगर आप उससे कम परचेज करोगे तब भी आपको गुड्स महंगी पड़ेंगी, अगर आप उससे ज्यादा परचेज करोगे तब भी आपको गुड्स महंगी पड़ेंगी। बट इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल होता है, क्वांटिटी लेवल, जहां पे आपकी गुड्स की जो कॉस्ट है वो आपकी लीस्ट है। क्योंकि अगर आप कम परचेज करते हो फिर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पीछा नहीं छोड़ेगी, अगर आप ज्यादा परचेज करोगे फिर आपका कैरिंग कॉस्ट पीछा नहीं छोड़ेगी, वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
क्लियर हो रही चीज? तो इस लेवल पे ये दोनों ना न्यूट्रल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। क्लियर हो रही चीज? ना वो ज्यादा फिगर दिखाती है ना ये ज्यादा फिगर दिखाती है, दोनों सेम लेवल पे हैं, इसका मतलब ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, दिस वन इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके काफी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, वेलकम।